हाँ तो स्टूडेंट, नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। जैसा कि पूरे साल हम लोगों ने जिस चीज़ की तैयारी करी है, तो अब उस चीज़ का हमें इंतज़ार था जिसका नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वो रिलीज हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे चाहिए होगी, उनकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। 8 फरवरी से ये फॉर्म रिलीज हुए हैं, आज से, यानी कि ये फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। और 8 मार्च तक इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है, तो ज़्यादा जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। 8 मार्च तक आप अपने पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए सारे के सारे, उसके बाद आप बड़े आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर फॉर्म में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी पे बिल्कुल असर मत होने देना उसका, क्योंकि उसके बाद अपने को करेक्शन विंडो भी 2 दिन के लिए खुलेगी। 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में अगर आपसे फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो एक जनरल क्वेश्चंस बच्चों के मेरे सामने आते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने भी शेयर करने जा रहा हूँ। जो पेपर की डेट है एग्जाम की 3 मई है, दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे का उसका टाइम रहेगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इस फॉर्म के लिए फिल करने के लिए अपने साथ लेके जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ध्यान देना। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने साथ लेके जानी है। वैसे पिछले 1-2 एग्जाम से, जैसे मेंस के एग्जाम में भी लाइव फोटो का कंसेप्ट जो आया, लेकिन फिर भी आप अपनी पासपोर्ट साइज और लेटेस्ट फोटो अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, खुद का नाम, पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें जो है उसमें प्रॉपरली अपडेट होनी चाहिए। आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके साथ बिल्कुल मैचिंग होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह की आपके आधार कार्ड में कोई भी इशू है, चाहे आपके नाम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में, तो आप अभी उसको अपडेट करवा सकते हैं। आप उसको अपडेट करवा के रख लें। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा लें। 10th की और 12th की मार्कशीट अपने साथ लेके जाइएगा। अपार आईडी, जो अगर आपकी पहली बार तो बनी हुई होगी, सभी की अपार आईडी बनी हुई होती है। अगर किसी की अपार आईडी बनी हुई नहीं है तो अपनी अपार आईडी बना लें, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में सबसे ज्यादा बच्चों के क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या होना चाहिए। बेटा, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो किसी तरह के कोई सर्टिफिकेट की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अपडेट होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब उसके बाद अपडेट होना चाहिए। हालांकि आपको जब काउंसलिंग में जाओगे सिलेक्शन के बाद तो एक बार फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपका जो अपडेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद का अपडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कह रहा हूं मैं आपको। और अगर एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो किसी भी तरह की कोई अपडेशन की जरूरत है नहीं आप लोगों को। आपका एक बार बना हुआ है वही आपका चलेगा, काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको उसके अपडेट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कुछ अदर सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है, या आप एक्स आर्मी में हो तो वो सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए चाहिए होगा जो आप बड़े आसानी से वहाँ जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट को आप लगा सकते हो। यहाँ सभी सर्टिफिकेट सेंटर लेवल के ही लगेंगे, कोई भी सर्टिफिकेट स्टेट वाइज नहीं लगेगा। हाँ, जैसे काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को डोमिसाइल चाहिए होता है, वो सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में चाहिए होता है डोमिसाइल। आपको सेंटर की काउंसलिंग में उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अपना डोमिसाइल जो है काउंसलिंग के लिए तैयार रखें, अपडेट करके उसको। इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे ही चाहिए होता है, अभी नहीं चाहिए होता। और ये भी आपको स्टेट काउंसलिंग में ही चाहिए होगा, सेंटर की काउंसलिंग में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आप अपने लेके जाएं, अपनी फोटो, आधार कार्ड, आपका अपार आईडी, 10th की 12th की मार्कशीट, और आप लोगों का जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट है, ये चीज़ें आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे साथ में लेके जानी है। एक और जो बच्चों का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कि वहां एक क्वालिफिकेशन एग्जाम कोड जो आता है, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें कौन सा कोड फिल करना है। तो मैं बता दूं कि हम लोगों के लिए जो जनरली जो 2 कोड भरने होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, 1 और 2, ये 2 कोड हम लोगों को आमतौर पर भरने होते हैं। हालांकि कोड 1 से लेकर 7 तक होते हैं, लेकिन हम लोगों के सबसे ज्यादा काम के हैं फर्स्ट और सेकंड, 1 और 2।
कोड 1 होता है उन बच्चों के लिए जो अभी 12th में अपीयर हो रहे हैं, उनका अभी एग्जाम नहीं हुआ या अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, ये कोड 1 उनके लिए होता है। हाँ, जब आप लोगों की काउंसलिंग होगी उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, और वैसा हो भी जाता है, रिजल्ट आ जाता है। कोड 2 उन बच्चों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं और अभी ड्रॉप कर रहे हैं। अगर उन्होंने किसी बीएससी में या किसी पैरामेडिकल में अपना एडमिशन लिया है तो उनके लिए कोड 3, 4, 5, 6 होते हैं। कोड 7 जो होता है वो कोड होता है एनआरआई के लिए, जो इंडियन के लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए है, जो एनआरआई हैं उनके लिए होता है। और 3, 4, 5, 6 कोड जो होता है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने 12th के बाद कहीं एडमिशन ले लिया है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। हमें ये तो पता होता है कि 17 क्रॉस होनी चाहिए एज। आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले की होनी चाहिए अगर आप नीट में अपीयर होना चाहते हैं। 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले की आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 जो है इसकी फीस है नीट की। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है नीट के फॉर्म से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके बाद भी आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उसके अगले वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग के लिए वीडियो बहुत सारी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चा, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आप लोगों को। अपने फॉर्म को लेकर अपनी तैयारी पे पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। फॉर्म भरने की जल्दबाजी नहीं करनी, एक बार फिर से कह रहा हूँ। अपने पहले सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट तैयार कीजिए, अपडेट कीजिए, उसके बाद ही अपने फॉर्म फिल कीजिए। गलत भी हो जाए तो भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा, जो मई में 3 मई को होने जा रहा है।